सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो है सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। ये आखिर होता क्या है, कैसे इसको समझेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर देख रहे हो तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आधा अधूरा ज्ञान जो है डुबाता है ना। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको लिखना क्या है वो देख लेते हैं। सोडियम पोटेशियम केटायन जो होता है सेल मेम्ब्रेन के लिपिड लेयर को, या डबल वॉल जो होता है सेल मेम्ब्रेन, है ना, उसको नॉर्मली पार नहीं कर सकता। ठीक है, अतः इसको सेल मेम्ब्रेन के आर पार जाने के लिए एक सरफेस की आवश्यकता पड़ती है जो ऑर्गेनिक लिपिड सोल्यूबल सरफेस होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन किससे बना है, लिपिड से बना है। तो ऐसा सरफेस चाहिए जो क्या हो, लिपिड में सोल्यूबल हो और सोडियम पोटेशियम को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, इन्हें हम केविटेंस कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, केविटेंस कहते हैं, याद रखना ये। ठीक है, और एनिमल सेल में अगर हम देखें तो सेल के बाहर में, ठीक है, सेल के बाहर में क्या होगा, सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन अंदर में। ठीक है, एनिमल सेल में देखें तो अंदर में क्या होगा, जो कोशिका होगा उसके अंदर में क्या होगा, सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तभी वो चल पाएगा। ठीक है, तभी वो जीवित रह पाएगा। इसी प्रकार बाहर में क्या होगा, सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। यहाँ लिखा हुआ है सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन अंदर में कितना है, 100 से लेके 140 mm तक, और पोटेशियम आयन 10 से लेके 15 mm तक। ठीक है, और जबकि बाहर अंदर में क्या होगा, सोडियम आयन 5 से लेके 15 mm तक होगा, और पोटेशियम आयन क्या होगा, 100 से 140। बस जस्ट उसका उल्टा है, 5 हो गया है ना। यहाँ पे क्या कर दो आप, 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में ही सेल जो है वो सरवाइव कर पाता है। ठीक है, अब पोटेशियम आयन का आवश्यकता क्या है, सेल के अंदर में पोटेशियम आयन की आवश्यकता एंजाइम को एक्टिव करना होता है। बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि पोटेशियम आयन के कांटेक्ट में ही एक्टिव हो पाते हैं। ठीक है, उनके एक्टिव साइड में पोटेशियम आयन की जरूरत पड़ती है। और सोडियम आयन क्या करता है, केवल क्या बोलना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन को, या फिर कह सकते हो टर्बिडिटी को बना के रखता है। ठीक है, जो हम पहले वीडियो में देखे हैं। चूँकि आउटसाइड में पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है, फिर भी सेल को अंदर में पोटेशियम आयन चाहिए, है ना। बाहर में क्या है, कम है, और अंदर में बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बाहर में कम तो है, लेकिन उस कम पोटेशियम आयन को भी क्या करना है, हमको अंदर करना है। ठीक है, सेल को अंदर करना है। अब उसी टाइप से अंदर में सोडियम आयन जो होगा वो कम है, लेकिन उसको क्या करना है, बाहर फेंकना है। ठीक है, बाहर की तरफ करना है। आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे पसीना निकलता है तो पसीना नमक नमक लगता है ना, तो पोटेशियम आयन निकलता होगा उसमें, तो बाहर निकलता है, ऐसा समझ सकते हो ऐसा। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस को करने के लिए हमको एटीपी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि बिना एनर्जी के कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है वहाँ पे, अंदर में सोडियम आयन कम है, उस कम सोडियम आयन को भी बाहर फेंकना है, क्योंकि बाहर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो भाई ये थोड़ा अटपटा सा लगता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफर करना, तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ही होगा। ठीक है, तो एनर्जी चाहिए होगा, तो एनर्जी कहाँ से पूरा होता है, एटीपी से पूरा होता है। अब इस प्रोसेस में क्या क्या फायदा होता है वो हम देख लेते हैं। सोडियम पोटेशियम आयन के साथ साथ कुछ और भी जो ग्रेडियंट्स होते हैं उनकी आवश्यकता, जिनकी आवश्यकता नर्व इम्पल्स में लगता है, तो उसके लिए ये ट्रांसमिशन जो होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये एमिनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड इत्यादि का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब इसी पंप द्वारा ये सब भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या फ़ायदा है वो। तो इस तरह से दूसरे ग्रेडियंट्स भी क्या हो जाते हैं, एमिनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड इत्यादि ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। ये सेल के वॉल्यूम और शेप को भी बनाए रखते हैं, है ना। सेल के वॉल्यूम और शेप को बनाए रखते हैं। सेल में पोटेशियम आयन का हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्लाइकोलाइसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है ना।
अब ग्लाइकोलिसिस के लिए भी एंजाइम चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी एंजाइम चाहिए, तो उन एंजाइम को एक्टिव करने के लिए पोटेशियम आयन क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब एनर्जी की बात करते हैं तो इस प्रोसेस में कम से कम जो सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस से, जो शुगर मिला है, शुगर की जो हाइड्रोलिसिस होती है उससे एटीपी के रूप में एनर्जी निकलती है, तो उसमें से 20 से 40% एनर्जी तो यहीं खप जाता है। ठीक है, यही यूज हो जाता है। और जबकि न्यूरल टिश्यू की बात करें तो इसकी एनर्जी 70% तक यूज हो सकता है ना। न्यूरॉन्स की बात करें उसमें होने वाली जो क्या बोलना चाहिए, सोडियम पोटेशियम पंप है, उसमें 70% तक जो है यूज हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब सेल के अंदर से पोटेशियम आयन तथा बाहर में सोडियम आयन के हाई कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने के लिए एटीपी से एनर्जी मिलती है, जो प्रोटीन के रूप में सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एटीपी कहाँ पे रहता है, सेल मेम्ब्रेन में रहता है। ठीक है, वो भी कुछ प्रोटीन के रूप में रहता है। इन प्रोटीन को क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, एटीपी से एटीपीएज आया है। ठीक है, इसी सोडियम आयन पोटेशियम आयन एटीपीएज को ही हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, क्योंकि यही क्या करता है, सोडियम को बाहर फेंकने का काम करता है और पोटेशियम को अंदर लाने का काम करता है। ठीक है, पंप जैसा काम करता है, तो वो पंप बन गया एक। ठीक है, अब सोडियम पोटेशियम का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफर एटीपीएस के द्वारा ही होता है, वही टर्म आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम है, ये जो दो रेड यहाँ पे लेयर दिख रहा है वो क्या है, लिपिड डबल लेयर है। चूंकि सोडियम पोटेशियम इसको पार नहीं कर सकते, ठीक है, उनको पार करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक एटीपीएस एंजाइम चाहिए, एक एटीपीएस सरफेस चाहिए, जिसको हम कहते हैं केविटेंट्स। ये दोनों क्या है, केविटेंस है। ठीक है, इसमें सोडियम के लिए बाइंडिंग साइट होती है, पोटेशियम के लिए बाइंडिंग साइट होती है। 3 सोडियम यहाँ बाइंड करते हैं। बाइंड कब करेंगे, जब एटीपी इसको एनर्जी देगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और फास्फेट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके टूटने से जो एनर्जी निकलेगी, है ना, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफास्फेट। एक फास्फेट बॉन्ड टूटेगा और एनर्जी देगा। जब एनर्जी देगा तब 3 सोडियम आयन यहाँ बाइंड होंगे और वो इस रास्ते से इधर बाहर जाएंगे। उसी कंडीशन में जैसे ही 3 सोडियम आयन यहाँ पे टूट के अलग हुए, बाहर हुए, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, 2 पोटेशियम आयन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये सेल के बाहर है, आउटसाइड है, और ये क्या है, साइटोसॉल है। साइटोसॉल मतलब इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, ये डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 2 बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्या है, पोटेशियम। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग को, है ना। वर्किंग को पूरा मैं डायग्राम से समझाऊंगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं थोड़ा सा इसका जो ओवरऑल रिएक्शन होता है वो आपको बता दूं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ये क्या होता है, अल्फा बीटा 2 सब यूनिट से बना होता है। ऑलरेडी हमने देखा है यहाँ पे 2 सब यूनिट जो है यहाँ पे। ठीक है, जो साइटोप्लाज्मिक और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन्स होता है। एक क्या होता है, अल्फा वाला साइटोप्लाज्मिक, और बीटा वाला क्या होगा, सेल्यूलर डोमेन्स होता है। ये बीटा है समझ लो, और ये क्या है, अल्फा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, प्रत्येक एटीपीएस 3 सोडियम आयन से बाइंड करके हाइड्रोलाइज हो जाता है। जैसे ही 3 सोडियम आयन यहाँ पे बाइंड होगा, बाइंड कब होगा, जब इस एटीपी क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा। ठीक है, अब चूंकि ये रिएक्शन एक साथ चलता है, इसलिए दोनों को हमने क्या किया है, एक साथ दिखाया है। 3 सोडियम आयन और यहाँ पे 2 पोटेशियम आयन, 2 छूटा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पी जो दिख रहा है ये फास्फेट है, एक फास्फेट यहाँ पे टूट के H2O यहाँ से अलग हुआ। ये H2O ही दोनों को बांध के रखा था। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन होता है तो 3 सोडियम आउटसाइड में चले जाते हैं, 2 पोटेशियम इनसाइड में चले जाते हैं। जो पहले क्या था, सोडियम इनसाइड में था और पोटेशियम क्या था, आउटसाइड में था। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्मिक साइड में होता है, जो अल्फा हमने बताया ना उसमें होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद रहता है ना। ये तो क्लियर है, 3 सोडियम आयन जो है आउटसाइड चले जाते हैं, 2 पोटेशियम सेल के इनसाइड में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रत्येक स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप लिख लेना। इस कंडीशन में क्या होता है,
एटीपीएस जो है सोडियम को बाइंड करता है, इस प्रोसेस में एटीपी किस में कन्वर्ट जाता है, एडीपी में एनर्जी लगती है, पहला प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, ये क्या है, ये लिपिड लेयर है, और ये क्या है, ये वही है एटीपीएस, है ना, जिससे के थ्रू सोडियम जो है आउटसाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सोडियम बाइंड होना चाहिए, 3 सोडियम दिखा देना आप। यहाँ पे लिखा हूँ मैं, लेकिन अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, सोडियम प्लस। ठीक है, ये जो एक्टिव साइड है किसका, सोडियम प्लस का है, और ये जो यहाँ पे जो फास्फेट जो टूटा एटीपी से, वो फास्फेट यहाँ पे लगा हुआ है। तो सेकेंड प्रोसेस में हमने क्या दिखाया है, यहाँ पे E1 को दिखाया है। E1 क्या है, ये एंजाइम का भाग है जिसमें 3 सोडियम प्लस आयन जुड़ा हुआ है और फास्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, फास्फेट जुड़ा हुआ है, ये कहलाता है E1 सोडियम प्लस फास्फेट कंडीशन। ठीक है, अब यही चीज जो है E2 में कब कन्वर्ट होगा, जब यहाँ से सोडियम निकल जाएगा, 3 सोडियम यहाँ से निकल जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, E2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही पूरा एंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, E2 में। अब इसके साथ में फास्फेट लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ दिखाएंगे, ये तीसरा स्टेप है। ठीक है, थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जब ये A2P के ऊपर रहेगा तब यहाँ पे पोटेशियम आके बाइंड करेगा। पोटेशियम का बाइंडिंग साइट यहाँ पे होता है ना, और E2P ही क्या करेगा, जैसे ही सोडियम आयन बाइंड करेगा इस फॉस्फेट को रिलीज आउट कर देगा। जैसे ही सोडियम आयन यहाँ पे बाइंड करेगा फॉस्फेट को रिलीज आउट कर देगा। प्रत्येक स्टेप को आपको लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं जानबूझ के नहीं लिखा हूँ क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा काम देना चाहिए मुझे, है ना, आप लोगों को थोड़ा सा काम देना चाहिए, तो इसलिए मैं इसे पूरा डिटेल में लिखा नहीं हूँ, आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही पोटेशियम आयन क्या करेगा, बाइंड करेगा, वैसे ही यहाँ पे फास्फेट जो है अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका E2 2K। देखो E1 से E2 कैसे कन्वर्ट हुआ, जैसे सोडियम को यहाँ से एलिमिनेट किया वैसे ही ये किस में कन्वर्ट हो गया, E2 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। E2 एक फॉर्म है, एक प्रकार है जिसमें कि पोटेशियम आके बाइंड कर सकता है, और E1 क्या है, एक प्रकार है जिसमें सोडियम आके बाइंड करता है। ठीक है, इस एंजाइम का प्रकार है, टाइप है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे E2 2K यहाँ पे क्या कर लिया, बाइंड कर लिया। यहाँ पोटेशियम मैंने दिखाने का प्रयास किया है। अब ये पोटेशियम क्या होगा, सेल के अंदर में छूटेगा। सेल के अंदर में छूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, ADP बन जाएगा, ADPase बन जाएगा। अब इस ADPase को ATPase बनना है, मतलब इसमें क्या करेगा, कुछ एनर्जी रिक्वायर है, इसको रिक्वायर होगा और फास्फेट आके इसमें लिंक करेगा। लिंक करने के बाद ये फिर से पहले वाला कंपाउंड बन जाएगा जो फिर से सोडियम और पोटेशियम पंप को फॉलो करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सिस्टमेटिक डायग्राम हो गया किसका, सोडियम प्लस पोटेशियम पंप का। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सिस्टमेटिक डायग्राम हो गया सोडियम पोटेशियम पंप। तो चूंकि ये आपका फाइनल ईयर का टॉपिक है, तो फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप केमिस्ट्री रूफ अल्ट्रा करके टेलीग्राम ग्रुप है, केमिस्ट्री रूफ अल्ट्रा MSc सेकेंड, MSc फाइनल करके है ना, सॉरी MSc फाइनल करके है, आप इसमें जुड़ जाइए, है ना। जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए, यहाँ पे आपको जो है ये वीडियो के साथ में वीडियो तो आपको मिल ही जा रहा है, नोट्स के साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, कि ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कि वो टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का दिन शुभ हो, और पूरा बनने के लिए आप सभी का वीडियो पे पूरा बने रहने के लिए आभार।